दगड़ियों, एक शब्द है उम्मीद। अभी हमारे जो गांव हैं वो इसी उम्मीद के भरोसे पर हैं कि शायद चौमास लगने से पहले पंचायतों के चुनाव हो जाएं। ये कहा नहीं जा सकता है कि पंचायतों के चुनाव चौमास लगने से पहले पूरे हो जाएंगे। उम्मीद है और इसीलिए लोग वकीलों से या जानकारों से पूछते रहते हैं कि एक हाई कोर्ट में चल रहा था मुकदमा, उसका क्या हुआ। हाई कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है वो शायद किसी उधम सिंह नगर वाले सज्जन ने कोई याचिका की थी। उस याचना के आधार पर कोई मुकदमा चल रहा है। वो तेज रफ्तार से चल रहा है या धीरे धीरे चल रहा है, इस पर अखबारों में कुछ छपा नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों को उम्मीद है कि शायद अगले 6 महीने का टाइम सरकार को और ना मिले और चुनाव हो जाए। उम्मीद है। हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लिया है। वैसे भी इस बीच में अगर देखा जाए तो पहले 1.5 साल 2 साल तक निकायों के चुनाव इन्होंने बाधित रखे, नहीं होने दिया, जबकि कोई भी ठोस कारण नहीं था जिस कारण से चुनाव रोके जाने चाहिए थे। क्योंकि 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है वो चुनाव रोकने की इजाजत नहीं देता है। उसमें भी कई याचिकाएं कोर्ट में गई थी, उच्च न्यायालय में गई थी। वो आगे बढ़ती गई और जब सरकार के हिसाब से वातावरण बन गया और सरकार ने चाहा तो चुनाव हुए। और उस चुनाव के होने में उच्च न्यायालय की कोई भूमिका नहीं थी। भूमिका तो थी, वो थी जनता के गुस्से की। क्योंकि तब जनता का गुस्सा, नगरीय क्षेत्र की जनता का गुस्सा सार्वजनिक होने लगा था और सरकार को लगा था कि हमको नुकसान हो जाएगा, उसने चुनाव करवाए। इधर ग्रामीण क्षेत्रों में गुस्सा अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन एक उम्मीद दिख रही है और उम्मीद के भरोसे उनको लगता है कि चौमासे से पहले चुनाव हो जाएगा। आज 18 मई है। अगर हम चौमासे की दूरी को तारीखों में और तारीखों के दिनों में नापते हैं तो 28 दिन हमारे पास शेष बचे हैं। क्योंकि 15 जून के बाद घोषित चौमासा लग जाएगा। भले ही बारिश ना हो, गाड़ ना आए, गधेरे ना आए, लेकिन सरकार के पास एक बहाना होगा कि साहब चौमासा तो पहाड़ में तोड़ फोड़ करता है, बादल फटते हैं और बहुत नदियां तूफान मचाती हैं, चुनाव कराने कठिन है। अभी तक जो कोई बहाना, ठोस बहाना सरकार के पास नहीं था, लेकिन चौमासा लगने के बाद एक बहाना होगा ही। 28 दिन के अंदर अगर चुनाव हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे गांव की सरकारें, जिसमें जिनको ग्राम सभाएं चुनती हैं, से दोहरा दूं कि हमारी जो सबसे बड़ी संवैधानिक व्यवस्था है वो ग्राम सभा, और ग्राम सभा ही त्रिस्तरीय चुनाव करती है। ग्राम सभा लोगों का वह समूह है जो वयस्क है और जिनको मताधिकार का अधिकार मिला होता है। वो लोग एक ही दिन में एक ही कमरे के अंदर 4 बक्सों में वोट डालते हैं, एक वार्ड मेंबर का, एक प्रधान का, एक क्षेत्र पंचायत सदस्य का और एक जिला पंचायत सदस्य का। और जिनको लोग चुनते हैं वो चुने हुए लोग फिर छोटी छोटी सरकारें बनाते हैं। गांव की सरकार, क्षेत्र की सरकार और जिले की सरकार। क्षेत्र की सरकार आगे जाके फिर जो प्रतिनिधि हम गांव से चुन के भेजते हैं वो अपने लिए एक ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं, तो इधर जिले में भी एक जिला पंचायत अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो अगर जो 6 महीने से अधिक समय हो गया है और हमारी पंचायतें भंग पड़ी हैं। जब इन्होंने पंचायतें भंग की, कहा साहब कार्यकाल पूरा हो गया है, और जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त कर दिया, ये चौंकाने वाला था। क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष को तो उन सदस्यों ने चुना है जिन सदस्यों का आपने कहा कार्यकाल खत्म हो गया। फिर उनको प्रशासक किस आधार पर आपने बनाया?
यदि आप ईमानदार होते, ये सरकार यदि शुद्ध सरकार होती, ईमानदार सरकार होती, जनता के प्रति चिंतित सरकार होती और ये मानती कि साहब अभी हम चुनाव नहीं करा सकते हैं 5-6 महीने, तो सिर्फ अध्यक्षों से कहती कि आपका कार्यकाल खत्म हो गया है, लेकिन सदस्य बने रहेंगे। मीटिंग में रुकवा दे तो सदस्यों के ऊपर जिलाधिकारी को नियमानुसार जो होता है, एक तरीका जो होता है, प्रशासक का पद दिया जा सकता था। जिलाधिकारी 3-4-5 महीने में सदस्यों के साथ बैठक कर लेते, गांव की स्थितियों परिस्थितियों पर विमर्श विचार हो जाता। सबसे नुकसान में जाता हूं मैं कि नुकसान क्या हुआ है। जब पंचायतों का कार्यकाल समाप्त किया गया, प्रशासकों को पंचायतें सौंपी गई, उसके तुरंत बाद होली थी। हमारे ये जो तीज त्योहार होते हैं और तो कई मौके और भी होते हैं, उन मौकों में गांव के अंदर जो थोड़ा बहुत पैसा पहुंचता है वो उन योजनाओं के माध्यम से पहुंचता है, या उन योजनाओं में मजदूरी इत्यादि का पैसा पहुंचता है जो योजनाएं गांव पंचायत के माध्यम से चल रही हों, या क्षेत्र पंचायत के माध्यम से चल रही, या जिला पंचायत के माध्यम से चल रही हों। अब क्योंकि पंचायतें भंग थी, इसलिए इस बार होलियों में पैसा पहुंचा ही नहीं। होलियों के बाद जो सबसे जरूरी समय था गांव के अंदर पैसे की जरूरत थी, वह थी बच्चों के स्कूलों में प्रवेश के समय। तो बच्चों की जब स्कूल खुलते हैं तो उसमें कॉपी किताब खरीदने में जो बहुत बड़ी मदद गांवों को मिलती है, वो ये विकास की मजदूरी, विकास से संबंधित मजदूरी के कामों के भुगतान के रूप में मिलती है। और हमारे प्रतिनिधि पंचायत सरपंच के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, जिला पंचायत सदस्य के रूप में अपने अपने विभागों से कहते हैं गांव के अंदर पैसा पहुंचाना, इसलिए आप हमारे जो काम चल रहे उनका भुगतान करो, ताकि वो कॉपी किताब खरीद सकें, बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिला सकें। अभी अगर हम देखें तो पैसों की जरूरत गाँवों को बहुत है। वो इसलिए है क्योंकि अभी शरदीय जो फसल है वो कट चुकी है या कट रही है, और जो चौमासीय फसल है उसको बोने के लिए खेत तैयार करने, बोने का समय चल रहा है। समय फसल काटने और बोने का जो एक समय सीमा होती है, इसमें गांव के लोगों को बहुत अधिक पैसों की जरूरत होती है। और गांव के लोग इस समय पैसा मिलेगा कि उम्मीद से गांव में जो विकास के कार्य चलते हैं, गांव के आसपास जो मजदूरी के कार्य चलते हैं, उसमें मजदूरी का काम ढूंढते हैं और करते हैं। मनरेगा में तो आज के तारीख में लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है, क्योंकि मनरेगा चल भी रही है, नहीं चल रही है, इस बात को लेकर स्वयं विभाग के लोग, मैंने सुना था लंबे समय से तो विभाग के कर्मचारियों को ही तनख्वाह नहीं मिली है, तो गांव में मनरेगा का कौन सा पैसा पहुंच रहा होगा। वैसे भी मनरेगा की जो अवधारणा थी रोजगार परक, वो तो समाप्त कर दी गई है, इसलिए मैं मनरेगा का नाम यहाँ नहीं लेता हूँ। लेकिन जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में, ग्राम प्रधान के रूप में, जिला पंचायत सदस्य के रूप में अपने अपने प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास के कार्य लाए होते हैं, उन कार्यों से जो मजदूरी गांव के अंदर जाती है, वो अभी फसल की कटाई और बुआई की समय सीमा के अंदर बहुत बहुत सहयोग गांव वालों को करती है। हमारी जो सरकार बहादुर है, देहरादून में बैठती है, उसके लिए गांव की अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए तो सिर्फ ये होता है कि जो पैसा हम भेज रहे हैं उससे हमारे अधिकारी संतुष्ट हैं या नहीं है। यदि उन्हें गांव की थोड़ी भी चिंता होती तो पंचायतें तो एक दिन के लिए भी भंग नहीं होनी थी। और उनको शायद ज्ञान भी नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे विधायकों को इतना ज्ञान भी नहीं है कि जो गांव में मजदूरी के काम चलते हैं वो एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं गांव की व्यवस्था में। मेले ठेले, तीज त्योहार, बच्चों के पठन पाठन में कॉपी किताबें खरीदना, जो स्कूल के यूनिफॉर्म होता है, बस्ते खरीदना, बहुत कुछ होता है। उसके अलावा फसल बोना काटना, इसमें जो खर्चा गांव वालों को चाहिए होता है, जो पैसा गांव वालों को चाहिए होता है, वो मजदूरी के कामों से ही आता है। और वो पंचायतों में ही मजदूरी के काम होते हैं, क्योंकि जो सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं उसमें तो हमारे लोगों को मजदूरी मिलती भी नहीं है। उसमें बहुत बड़े बड़े ठेकेदार बहुत भीमकाय मशीनों को लेकर आते हैं। जो एक नियम है कि एक योजना में मजदूरी में कितना जाएगा, वो नियम तो अब शायद नक्कार खाने में तूती की आवाज़ बन चुका है। बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। बिहार के
केरला के, नेपाल के मजदूर आते हैं और ठेकेदार अपने हिसाब से लाते हैं, उनसे काम कराते हैं, चले जाते हैं, तो उन विकास कार्यों की मजदूरी तो गांव तक पहुंचती भी नहीं है। इधर अगर हमारे मुख्यमंत्री में और मंत्रियों में, विधायकों में थोड़ा भी ज्ञान होता गांव की स्थितियों का, तो शायद वो चिंतित होते और पंचायतों को भंग नहीं होने देते और गांव के अंदर स्थितियां ठीक ठाक चल रही होती।